You are currently the only person in this conference. गुड इवनिंग एवरीवन। सुन पा रहे हैं सब लोग? गुड इवनिंग सर। आज कुछ बच्चों को टाइम दिया था, कुछ बच्चों से बात भी हुई और कुछ बच्चों से बात नहीं हो पाई। एक्चुअली मैं सेकेंड हाफ में काफी बिजी हो गया था। एक मीटिंग हुई, फिर क्लासेस बार बार लगने लगी, तो कल परसों में कॉल करते हैं सबको। कल हमने एक क्वेश्चन तुम लोग को दिया था सोचने के लिए, और वही क्वेश्चन से एक्चुअली हम लोग आज स्टार्ट भी करने वाले हैं। द क्वेश्चन इज कि अगर हमने किसी कंटेनर में, देखो आज का क्लास टोटली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट पर फोकस रखना है अपने को। हमने एक वॉल्यूम कंसिडर किया है इसके अंदर, एंड दैट वॉल्यूम इज समथिंग लाइक दिस। कैसा भी शेप ले लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये एक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है। हमने बस एक बाउंड्री बनाई है, अंदर में भी पानी है, बाहर में भी पानी है। तो जो बाहर का वाटर होगा वो इस पर कैसे फोर्स लगाएगा, ये हमने कल भी दिखाया था। वी कैन इजिली शो कॉम्प्रेसिव नेचर, परपेंडिकुलर टू द एरिया, ये सारी बातें बहुत पहले बताई जा चुकी हैं। इस तरीके से ये लिक्विड फोर्स लगा रहा है, ठीक है। दूसरा फोर्स इस पर ग्रेविटी का है, जो नीचे की तरफ लग रहा है, जिसको बोलते हैं हम लोग वेट। अगर इस वॉल्यूम को मैं v से डिनोट करूं, तो वेट को हम हमेशा, अगर इस लिक्विड की डेंसिटी रो है तो v रो g लिख सकते हैं। फिर मैंने कहा कि इस पर दो ही फोर्सेस लग रहे हैं, एक जो लिक्विड लगा रहा है चारों तरफ, ये रेड कलर से दिख रहा है वो, और एक वेट। और चूंकि फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है, तो इसका मतलब है कि ये मास जो है, ये जो भी हमने कंसिडर किया है, ये मूव नहीं कर रहा। मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब कि ये जो वेट है इसको कोई ना कोई तो बैलेंस कर रहा होगा। और कौन बैलेंस कर रहा है? ये जो रेड कलर के जितने भी ये फोर्स लिक्विड लगा रहा है, इन सब का इफेक्टिव एक तरीके से कहा जाए तो एक फोर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं बायन्ड फोर्स। और वो जो बायन्ड फोर्स है वो डेफिनेटली ऊपर की तरफ ही होना पड़ेगा, और उसका वैल्यू वेट के बराबर ही होना पड़ेगा। ऐसा क्यों? किसी और डायरेक्शन में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि तब नेट फोर्स, दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होंगे तो उसका रिजल्टेंट जीरो कैसे होगा बताओ? और मैग्नीट्यूड वाइज अगर बराबर नहीं होंगे तो रिजल्टेंट जीरो कैसे होगा? तो कोई और फोर्स नहीं है, एक वेट है और दूसरा ये जो पानी इसके सराउंडिंग में जो वाटर है वो लगा रहा है। और वी कैन इजिली से कि अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो दिस वेट इज नथिंग बट इक्वल्स टू बायन्ड फोर्स।
यहां तक बात में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए कि सर यहां तक हमको कोई दिक्कत हो रही है, समझ नहीं आ रहा है, बताओ। एनीवन हैव एनी कंफ्यूजन अप टिल दिस पॉइंट? है क्या? ओके। अब जैसे जैसे हम बोले वैसे वैसे ही सोचोगे तो कुछ अलग समझ पाओगे जो तुम लोगों ने क्लासेस में सीखा है। मेरा क्या पॉइंट है कि ये जो बाउंड्री है इसको फिक्स रखते हैं और अंदर का पानी बाहर निकाल देते हैं, और इसके अंदर हम सैंड डाल देते हैं। सैंड, ये आप सोचो, हाँ सैंड ही रखो, सैंड। वी पुट सम सैंड इन दिस इंटायर वॉल्यूम। सैंड डेफिनेटली वाटर से भारी चीज होता है। तो मेरे को एक बात बताओ कि ये जो सराउंडिंग लिक्विड है, ये जो फोर्स लगा रहा था, क्या ये चेंज होगा? यस और नो? Whether the force applied by the surrounding liquid will change or not change? हाँ अध्याय बताएं। सर मेरे हिसाब से चेंज नहीं होना चाहिए, वॉल्यूम सेम है तो। ओके, सराउंडिंग हाँ चेंज सर होगा? सर मुझे लग रहा है चेंज नहीं होगा। क्यों? सर क्योंकि वो उसके मतलब मास पे डिपेंड नहीं करेगा ना, मतलब सिर्फ वो चेंज वॉल्यूम के हिसाब से होगा। वॉल्यूम तो कांस्टेंट रह रहा है ना उसमें। और थोड़ा सा नेचुरल आंसर मल्हार। सर वो चेंज नहीं होंगे क्योंकि जब हम वो मतलब जो बाउंड्री के अंदर जो वाटर को रिप्लेस करेंगे तो जो फोर्स लगेगा वो सेम ही लगेगा उस पर। सिंपल से ऐसे सोचो कि ये पानी, ये जो बाहर का पानी है, इसको क्या कैसे पता चल रहा है कि हम इसके अंदर सैंड डाल रहे हैं, पानी को निकाल रहे हैं, इसके अंदर कोई आयरन डाल रहे हैं? ये जो वॉल्यूम इसके अंदर हम अगर कुछ भी करते हैं सपोज, तो ये सराउंडिंग लिक्विड को कोई फर्क पड़ता है क्या? सराउंडिंग लिक्विड को तो जैसे उसका जो नेचर है कि एक वॉल मिला, एक बाउंड्री मिली, उसके ऊपर फोर्स लगाना है, लगा रहा है। अब इसके अंदर क्या है, क्या इससे फर्क पड़ता है क्या? मान लो ये जो हमने बाउंड्री वाटर के अंदर ही बना दी थी, अगर मैं ऐसा एक स्टोन अंदर लेके जाता और तब तुमसे पूछता कि वाटर इस पर कैसा फोर्स लगा रहा है, तो क्या ये ऐसा फोर्स नहीं लगाता वाटर? द पॉइंट इज कि वाटर जो इसके बाहर में है वो उस एरिया पर फोर्स लगा रहा है, वो जो बाउंड्री है उस पर फोर्स लगा रहा है। बाउंड्री के अंदर तुम पानी रखना है तो पानी रख दो, सैंड रखना है तो सैंड रख दो, उसके अंदर आयरन डालना है तो आयरन डाल दो। दिस फोर्स इज नॉट गोइंग टू चेंज, क्योंकि ये आउटसाइड लिक्विड के कारण लग रहा है, अंदर में क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और ये हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है वी रो जी, देन व्हाई इट शुड चेंज? क्या वेट सेम रहेगा सर? बिल्कुल भी नहीं रहेगा वेट सेम। इस अंदर के वॉल्यूम का तो हमने चेंज नहीं किया वॉल्यूम, लेकिन इसकी डेंसिटी चेंज हो गई। इसके अंदर अगर हमने सैंड डाल दिया तो सैंड की डेंसिटी अलग होती है, आयरन डाल दिया आयरन की डेंसिटी अलग होती है, इसको खाली छोड़ दिया डेंसिटी जीरो हो गया। तो इसके अंदर जो वेट है, अब वो वेट बदल गया। नाउ द न्यू वेट W डैश विल बी V इंटू सिग्मा इंटू जी। और सिग्मा वो जो नया मटेरियल हम डाल रहे हैं ये उसका वेट, उसका डेंसिटी है। लेकिन बायंट फोर्स जो लग रहा था वो सराउंडिंग लिक्विड के कारण लग रहा था, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस रीजन में हमने पानी रखा है, हमने वेट सैंड रखा है, हमने आयरन रखा है, अगर ये वॉल्यूम है तो इतना ही फोर्स लगेगा। अब ये बायंट फोर्स वी रो जी के बराबरी क्यों हुआ? क्योंकि पहला वॉल्यूम हमने वाटर वाला ही लिया था और उसका वेट क्योंकि बैलेंस हो रहा था, क्योंकि वो खुद से मूव नहीं कर रहा था ऊपर नीचे, तो हमने ये फिगर आउट कर लिया कि उस वॉल्यूम पर लिक्विड कितना फोर्स लगा रहा था। अगर उसकी जगह कोई और भी चीज डाल दिया जाए तो भी लिक्विड वही फोर्स लगाएगा। और इसी को हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी बोलते हैं कि अगर हमने, अच्छा बहुत बार क्या होता है, पहले तो ये क्लियर है या नहीं, ये बायंड फोर्स हमारा और वेट, वेट चेंज होगा, बायंड फोर्स चेंज नहीं होगा। अगर हमने अंदर में कुछ भी वाटर निकाल के सैंड डाल दिया, सैंड निकाल के आयरन डाल दिया, स्टोन डाल दिया, कुछ भी कर दिया, तो
buoyant force is going to be remain same as it was before, like 0g, but weight of that volume that we have considered is going to be changed something like this. And the sigma is the density of material. कोई भी material उसके अंदर डालेंगे, density of sand का लो, let's say कुछ देर के लिए sand ही रहो। आई बात समझ में? अब मेरे को एक दो जो बहुत कॉमन ऑब्वियस चीजें हैं, बहुत बार बच्चे आर्किमिडीज प्रिंसिपल को बहुत बचपन से छोटे से ही पढ़ते हैं, और आर्किमिडीज की कहानी जो है वो बिफोर क्राइस्ट है, बीसी में है, मतलब बहुत पुराना थ्योरम है। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो स्टोरी है और जो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है वो थोड़ा सा अलग अलग है। मेरे को कोई शॉर्टकट में बताएगा कि व्हाट इज एक्चुअली द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और आर्किमिडीज के साथ वो यूरेका वाली स्टोरी, मतलब शॉर्ट में बताना है क्या हुआ था एग्जैक्टली। अब बच्चे जब भी मैं ये स्टोरी पूछता हूँ तो बाथटब से यूरेका बोलते हुए नंगे निकल गया था, बस यही उनको स्टोरी पता है। इसके पहले प्रॉब्लम क्या थी, सॉल्यूशन कैसे हुआ, ये नहीं बताते बच्चे। तो मेरे को थोड़ा सा पूरा स्टोरी जानना है कि बच्चे जानते भी हैं और कैसे उसने ये प्रॉब्लम को फिगर आउट किया और कैसे सॉल्व किया, ये मेरे को एक्चुअल इंटरेस्ट है। तभी तुम आर्किमिडीज प्रिंसिपल को और अच्छे से समझ पाओगे। हाँ बताओ, कितने लोग बता सकते हैं उस स्टोरी को? What was the problem that Archimedes was going through and how he was able to find a way to solve that problem? हमको दोनों चाहिए। ओके, मल्हार एक जन और कोई नहीं, इतने सारे क्लास में बस मल्हार, ये तो बहुत कॉमन सा है। अच्छा चलो जल्दी से जल्दी बताओ, मल्हार आप ही बताओ, देखते हैं कि आपको भी स्टोरी अच्छे से पता है या नहीं। बताओ क्या हुआ था। सर वो किंग थे, उन्हें एक वो क्राउन बनाना था नया, और वो प्योर बराबर गोल्ड का चाहिए था। तो बराबर उन्होंने ब्लैकस्मिथ को मतलब 1 kg गोल्ड दे दिया था और बोला था कि इसका बराबर क्राउन बनाना। तो अब वो बराबर किंग को बस अभी जानना था कि उसने थोड़ा मिक्स किया इम्प्योर की वो प्योर गोल्ड का है। तो इसलिए उसने किंग ने आर्किमिडीज को वो टास्क दिया कि ये फिगर आउट करो कि ये प्योर गोल्ड का बना है कि थोड़ा मिक्सचर भी है इसके अंदर। फिर वो बाद में कैसे, फिर उनके साथ समस्या क्या थी, आर्किमिडीज के सामने समस्या क्या थी, व्हाट वाज द प्रॉब्लम? कि मतलब ठीक है फिगर आउट करना था, तो फिगर आउट क्यों नहीं कर पा रहे थे आर्किमिडीज? क्योंकि वो दिखने में सेम ही था इसलिए। नहीं, देखो बता रहा हूँ एक्चुअली क्या है ना, मैं बहुत बार बच्चों से पूछता हूँ, बच्चे नहीं बता पाते हैं। हाँ श्रावणी बताइए। सर मतलब वो क्राउन को बिना कुछ किए उनको पता लगाना था कि उसमें कोई मिक्स किया है क्या उन्होंने, तो इसीलिए हाँ मतलब फिर जब वो सोच रहे थे तब उन्हें पता, जब मतलब वो बाथटब की तरफ गए तब उन्होंने मतलब जब अपनी बॉडी को सबमर्ज किया तो उन्हें पता चला कि जितना वो उनके वेट के बराबर ही वाटर डिस्प्लेस हुआ है। तो फिर उसके हिसाब से उन्होंने सोचा कि यही पर गड़बड़ है, यही पर एक्चुअली सारे बच्चे आके यहाँ पर एक गलती करते हैं। मैं बता रहा हूँ, देखो एक्चुअली तुम लोग सब लोग इस बात को ध्यान से सुनो। आर्किमिडीज की प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का जो स्टोरी है ना, ये बहुत सारे मतलब बहुत कॉमन है, लेकिन पता नहीं मैं जब से पूछना शुरू करता हूँ और पूछता हूँ तो कहीं ना कहीं जाके बच्चे वो फैलासी आती है। मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ, तो सारा बात वही था, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे फिर लंबा टाइम निकल जाएगा। यही था, गोल्ड दिया था, वो मेजर नहीं किए थे, मतलब जो भी किंग थे, और एक क्राउन बनाने का बात था। क्राउन बहुत अच्छा बना, लेकिन उनको शक हुआ कि कुछ इसमें इम्प्योरिटी है। बिना मेल्ट किए, देखो कोई भी मेटल को मेल्ट कर दोगे ना तो तुरंत उसमें डेंसिटी अलग अलग होती है। जैसे गोल्ड का डेंसिटी अलग है, कॉपर की डेंसिटी अलग है, सिल्वर की डेंसिटी अलग है, तो अपने आप वो एक मतलब मेल्ट जैसे ही होगा, वो लेयर्स में अलग अलग हो जाएंगे, उसको फिर वो मिक्स नहीं रहेंगे। तो मेल्ट कर देते हैं अगर आर्किमिडीज, तो तुरंत पता चल जाता है कि इसमें कोई और भी मेटल मिक्स हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन द प्रॉब्लम वाज कि बिना मेल्ट किए उसको बताना था कि इसमें इंप्योरिटी है। और सीरियसली हम लोग वैसा क्वेश्चन अभी सॉल्व करने वाले हैं। द प्रॉब्लम एग्जैक्टली द आर्किमिडीज वाज फेसिंग कि वो क्राउन एक मतलब एक नॉर्मल ज्योमेट्री थोड़े ना है। एक जो नॉर्मल ज्योमेट्री जैसे सर्कल हुआ, स्फीयर हुआ,
सिलेंडर हुआ जिसका वॉल्यूम हम लोग को पता होता है। क्राउन तो मतलब एक एक मतलब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है और वो तो आर्बिट्ररी शेप का है, तो उसका वॉल्यूम कैसे निकाले? द मेन प्रॉब्लम वाज कि ही वाज नॉट एबल टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्राउन, क्योंकि अगर वॉल्यूम पता कर लेते हैं और वो प्योर गोल्ड का है तो गोल्ड की डेंसिटी तो पता है, वॉल्यूम पता है और डेंसिटी पता है, तो उसके अनुसार उसका मास पता चल जाता है और उतना मास हम वेट करके देख लेते हैं, वजन करके देख लेते हैं कि उतना है या नहीं। अगर नहीं है तो मतलब इम्प्योरिटी मिक्स है। तो मेन जो प्रॉब्लम था आर्किमिडीज के सामने कि उसका वॉल्यूम कैसे निकाला जाए उस क्राउन का, क्योंकि जैसे ही क्राउन को मेल्ट कर देते तो सब कुछ क्लियर हो जाता है, बिना मेल्ट किए निकालना था क्योंकि क्राउन बहुत अच्छा बना था। अब वो बार बार इसी चीज को पूरे टाइम सोच रहे थे, तो जब वो बाथ टब में एक बार गए तो देखे कि पानी कुछ बाहर निकल गया। तो यहां से उनको एक आइडिया आया, दिस इज नॉट द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो ये यूरेका यूरेका करके एक्चुअली वो निकल के भागे हैं, वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल नहीं है। उनको बस ये आइडिया मिल गया कि एक आर्बिट्ररी शेप का बॉडी का वॉल्यूम निकालना कैसे चाहिए। एंड दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट, ये जूनियर क्लासेस 6th-7th में सिखाया जाता है। दैट इज नॉट आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक्चुअली। मान लो हमारे पास एक पूरा पानी से भरा हुआ बकेट है और हम जिस भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, कोई भी आर्बिट्ररी शेप का बॉडी है और उसका हमको वॉल्यूम निकालना है, तो एक बकेट पानी से पूरा भर दो, उस बकेट में उस चीज को पानी के अंदर डुबा दो, जितना पानी बाहर निकलेगा वो एक किसी कंटेनर में, मेजरिंग कंटेनर में कलेक्ट कर लो, जितना उस लिक्विड का वॉल्यूम होगा वही उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा। दैट मीन्स कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम पानी के अंदर डालते हैं तो अपना एक स्पेस बनाता है, वो अपना उसको कोई भी ऑब्जेक्ट को रखने के लिए जगह चाहिए ना, स्पेस बनाएगा तो वो जो स्पेस वो बनाएगा उतना पानी बाहर निकल जाएगा क्योंकि कंटेनर पूरा पानी से भरा हुआ है। तो उतना ही पानी निकलेगा जितना वो स्पेस उसको चाहिए, मतलब उसका जितना खुद का वॉल्यूम है। तो जितना वॉल्यूम उस बॉडी का होगा उतना ही वॉल्यूम का लिक्विड बाहर निकलेगा अगर वो कंप्लीटली सबमर्ज्ड हुआ तो इससे क्या हुआ कि उन्होंने क्राउन को पानी में डुबाया, उससे क्राउन का वॉल्यूम मिल गया, वॉल्यूम के अनुसार डेंसिटी ऑफ गोल्ड से मल्टीप्लाई करके उन्होंने देखा कि भाई वेट तो मास तो उतना नहीं आ रहा है, तो उसके बाद इम्प्योरिटी और क्या मिक्स हो सकता है, तो उससे फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे इस पर। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज अ बिट डिफरेंट वन, इसे थोड़ा अलग है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि अगर किसी भी बॉडी को हम लिक्विड के अंदर पार्शियली और फुल्ली डिप करते हैं तो उसके वेट में एक एपरेंट चेंज आता है, मतलब उसका जो वेट है, एक्चुअल वेट, वो वेट थोड़ा कम हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग एपरेंट वेट, एंड दैट चेंज इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट को पानी में हम थोड़ा सा डाल दें या पूरा डाल दें, उसमें एक एपरेंट चेंज आएगा जो उस ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्प्लेस लिक्विड है उसके वेट के बराबर होगा, जो उस ऑब्जेक्ट के कारण डिस्प्लेस्ड लिक्विड है उसके वेट के बराबर होगा। डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम उस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के बराबर ही होगा अगर वो फुली डिप कर दिया गया तो। दो चीजें यहां पर बहुत अच्छे से समझ लो तुम लोग। यहां पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी मैं पढ़ाता हूं इस चीज को। ये पानी है, तुमने एक स्टोन, ये स्टोन है सॉलिड, इसको जब पानी के अंदर डाला तो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे डाले हो, तो अभी ये पानी के अंदर कितना गया है, अभी ये पानी के अंदर इतना है, ये पानी के अंदर वाला पार्ट। तो अगर हमसे पूछा जाए कि डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम कितना है, इतना ही है। जितना पानी के अंदर वो ऑब्जेक्ट जाएगा डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम उतना ही होगा। अब ये कंटेनर पूरा भरा होता, एकदम टॉप लेवल तक भरा होता, तो डेफिनेटली पानी बाहर गिरता, लेकिन ये कंटेनर बड़ा है, लिक्विड का लेवल थोड़ा ऊपर चला जाएगा। तुम डेली बेसिस पर इस चीज को चेक कर सकते हो। तुम जैसे ही कोई चीज को डिप करोगे लेवल थोड़ा ऊपर आ जाएगा, और डिप करोगे लेवल ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि ये लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा है, तो लिक्विड को ऊपर ही जाएगा ना, और कहां जगह है नीचे। और जितना लिक्विड ये डिस्प्लेस करेगा उसका वेट जितना भी होगा
उतना ही ये बाइंड फोर्स एक्सर्ट करेगा। ये जो बाइंड फोर्स का एक्सप्रेशन में वी रो जी लिखा है ना, ये याद रखना कि ये वी डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम होता है, और ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम से अलग हो सकता है। जैसे ऊपर वाला जो डायग्राम है, ये कंप्लीटली सबमर्ज्ड कंडीशन बोलते हैं इसको। ये जो कंडीशन है इसको बोलते हैं पार्शियली सबमर्ज्ड कंडीशन। तो अगर ऑब्जेक्ट पार्शियली सबमर्ज्ड कंडीशन में है तो वी इन और टोटल वॉल्यूम वी, इससे फर्क आ जाएगा। और अगर कंप्लीटली सबमर्ज्ड कंडीशन में है तो वी इन बोलो, टोटल वॉल्यूम बोलो, बोथ आर गोइंग टू बी द सेम। ये फोर्स दोनों केस में लगता है, पार्शियली भी और फुल्ली भी। और इसका जो डायरेक्शन होता है ये हमेशा अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है, मतलब ऊपर की तरफ। ग्रेविटी के अगेंस्ट, ग्रेविटी नीचे की तरफ लगता है तो इसके अगेंस्ट। और कितना? तो जितना डिस्प्लेस्ड लिक्विड है उसके वेट के बराबर। एंड दिस स्टेटमेंट और दिस थिंग इज कॉल्ड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आई बात समझ में? तो मैं लिखता हूं आर्किमिडीज प्रिंसिपल whenever an object is partially or fully dipped inside a liquid, there is an apparent change in its weight. And that will be equal to, and that will be equal to weight of liquid displaced. डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम और डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट, ये दोनों को मिक्स मत करना। डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम तुम जितना बॉडी को अंदर डालोगे, जितना वो पानी के अंदर गया, वही वॉल्यूम। डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट मतलब उस वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। जैसे ये डायग्राम में, अगर ये डायग्राम है, मान लो इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी मैंने लिख दी सिग्मा, तो वेट अगर हम उस बॉडी का लिखें जो कि नीचे की तरफ लगता है, दैट वेट इज इक्वल टू वी सिग्मा जी। लेकिन अगर हम इस पर बाइंड फोर्स लिखना चाहें तो सिर्फ डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो वेट है, दैट इज वी इन, यही डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, इनटू रो, दैट इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इनटू जी। अब और अगर पानी के अंदर जाएगा तो ये बाइंड फोर्स और बढ़ेगा, वेट नहीं बढ़ेगा। पूरा डूब जाएगा तब हम भी इनको भी के बराबर कर देंगे, जो कि वहां पर हमने लिखा हुआ है, ऊपर वाला जो केस है। और ये कोई नया फोर्स नहीं है, रिमेंबर, ये वाटर जो नॉर्मल प्रेशर एक्सर्ट करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस, ये वही फोर्स है। तुम देखो, ऐसा नहीं है कि लिक्विड जो है वो सिर्फ ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, नीचे की तरफ भी लग रहा है। कोई बता सकता है कि सर ये जो फोर्सेस है वो नीचे की तरफ भी लग रहे हैं, तो आप ओवरऑल ऊपर की तरफ फोर्स क्यों लगाए? मतलब एक तो लॉजिक ये है कि अगर ऊपर की तरफ नहीं लगाओगे तो इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। दूसरा, ऊपर में प्रेशर कम होता है और नीचे में प्रेशर ज्यादा होता है, तो जो भी प्रेशर इनटू एरिया का वैल्यू होगा वो नीचे रिलेटिवली ज्यादा होगा और ऊपर रिलेटिवली कम होगा। इसलिए इन सबका रिजल्टेंट ऊपर की तरफ ही होता है। एक और बात जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के साथ हमेशा याद रखने वाली है कि बाइंड फोर्स, जिसको अपथ्रस्ट ही बोलते हैं, इज ऑलवेज अगेंस्ट ग्रेविटी। हमेशा ग्रेविटी के अगेंस्ट लगता है ऊपर की तरफ। क्या ये बात समझ आ रही है?
इस पर बहुत भर भर के क्वेश्चन है थियोरेटिकल। जैसे एक दो क्वेश्चन में तुम लोग से थियोरेटिकल वाले जो है वो पूछता हूँ, जैसे जूनियर क्लासेस में ये पूछे जाते हैं। मान लो एक बकेट है एक पॉन्ड में, और इसमें बहुत सारे आयरन बॉल्स रखे हुए हैं, बहुत सारे आयरन बॉल्स हैं, और एक बंदा बैठा है जो आयरन बॉल को पानी के अंदर डाले जा रहा है। ऑब्वियसली बात है, ये सॉलिड आयरन बॉल है, पानी के अंदर डालोगे तो ये पानी में डूब जाएंगे। और ये बहुत बड़ा पॉन्ड नहीं है, लिमिटेड जगह पर ये पॉन्ड बनाया गया है, या स्विमिंग पूल सोचो, स्विमिंग पूल के अंदर ऐसा सब सिचुएशन बन रहा है। एक छोटा सा बोट में एक बंदा बैठा हुआ है, आयरन बॉल को पानी में फेंके जा रहा है। यू हैव टू कमेंट ऑन द लेवल ऑफ लिक्विड इन द पॉन्ड। ये स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल को, इस स्विमिंग पूल में वाटर का लेवल बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, विथ प्रॉपर रीजन। तो प्लीज ऐसा मत करो, तुम लोग ये सब पढ़ चुके हो। आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज नॉट न्यू, हम न्यूमेरिकल नहीं पूछ रहे हैं। हाँ श्रावणी बताएं। सर मेरा आंसर कंफर्म नहीं है, पर वो वाटर लेवल चेंज नहीं होगा। वाटर लेवल चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ओके चलिए, एक बच्चे का आंसर है नो चेंज। एनीवन एल्स, एनी डिफरेंट आंसर? रीजन देना चाहोगे क्यों नहीं होगा? सर क्योंकि वो आयरन बॉल्स बाहर निकालने के बाद भी बोट तो अभी भी वाटर में ही है ना, तो ओके वेट तो उतना ही रहेगा ना टोटल। अगर बोट बाहर नहीं, होती और फिर आयरन बॉल्स डालते थे तो लेवल बढ़ सकता था। ओके कनक आप बताएं। सर वाटर लेवल बढ़ेगा। ओके इंक्रीज, क्यों? सर कोई भी चीज अगर आप वाटर में डालते हो तो लेवल तो बढ़ेगा ही ना। मतलब ओह आप गुड आयरन, सही है सही है सही है वही चलो अच्छी करेंगे बात। सर। ओके और नेक्स्ट। दोनों आंसर रॉन्ग है। डिक्रीज, वाटर लेवल विल डिक्रीज। ठीक है, क्यों बता रहा हूं, अच्छे से ध्यान से सुनना। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं थ्योरेटिकल, एक बार के लिए अच्छे से समझोगे तो, क्योंकि मैथमेटिकली इसको प्रूव करने जाएंगे ना तो दिमाग खराब हो जाएगा, इसलिए मैं मैथमेटिकली पहले प्रूव नहीं करता। एक्सक्यूज मी हाँ सर, लेकिन सर आप वो बोर्ड के रिस्पेक्ट में पूछ रहे थे कि मतलब पूरे वाटर के रिस्पेक्ट में पूछ रहे थे कि वाटर ये वाटर लेवल है, जैसे मान लो यहाँ पर मार्किंग बनी हुई है, ये जो वॉल है ना, ये वॉल है, ये सब मार्किंग्स बनी हुई है पानी का। तो अगर हम आयरन बॉल बोट में से निकाल के पानी के अंदर डाल दें तो ये वाटर लेवल ऊपर जाना चाहिए नीचे जाना चाहिए सेम रहना चाहिए, यही बात हो सकता है। यही क्वेश्चन था मेरा कि वाटर लेवल का क्या होगा। बोट का वाटर लेवल मतलब ये बोट पानी के अंदर कितना है, और जब हम आयरन बॉल निकाल देंगे तो ये कितना अंदर रहेगा, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये डिस्कशन में भी आ ही जाएगा कि ये जो पानी के अंदर चीजें हैं वो पानी के जितना जितना डूबा हुआ है क्या वो। सबको ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं सारी चीजें बताऊंगा ना तो मैथमेटिकली नहीं बताऊंगा, मैथमेटिकली सर पकड़ लोगे तुम लोग, इसलिए लॉजिकली सोचो। आयरन बॉल जब हम बोट में डाल दिए तो वो फ्लोट कर रहा है या डूबा हुआ है? बोट के अंदर आयरन बॉल डूबा हुआ है या फ्लोट कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। बताओ, फ्लोट कर रहा है, इस बात से अग्री करते हो? किसी भी बॉडी को अगर फ्लोट करवाना है तो उसका जो वेट है वो बाइंड फोर्स बैलेंस करेगा, यस और नो? तभी तो फ्लोट करेगा।
हाँ या ना? यस सर। अगर पहले वो बोट के अंदर जो आयरन बॉल्स थे वो फ्लोट कर रहे थे, इसका मतलब कि बाइंड फोर्स पर रिलेटिवली ज्यादा लग रहा था जब हमने उसको पानी में फेंक दिया, क्योंकि पानी में फेंकने के बाद अब वो फ्लोट नहीं कर रहे हैं, अब वो पानी के अंदर चले गए। अभी भी ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर बाइंड फोर्स लग नहीं रहा, लग रहा है, लेकिन वो बाइंड फोर्स एफ बी डैश वेट के बराबर नहीं है, वेट ज्यादा है इसलिए पानी के अंदर डूब गया। अगर बाइंड फोर्स ज्यादा होता और इसके बराबर होता रादर तो ये फ्लोट करता, लेकिन चूंकि डेंसिटी बहुत ज्यादा है इसलिए उसको जब पानी में डाले तो वो डूब गया। बोट के अंदर वो क्यों नहीं डूब रहा? बोट उसको तैरा रहा है। बहुत बड़े बड़े जो शिप होते हैं वो कंटेनर कैरी करते हैं, कंटेनर को पानी में डाल दोगे तो तैरेगा नहीं, बोट पर रखने के कारण वो तैर रहे हैं। वो बोट का वैसा शेप है कि उसको तैरा रहा है। तो एक बात समझ लो कि पहले जो चीज तैर रही है और जब उसको अपने पानी में डाला तो डूब गई, तो बाइंड फोर्स कम हो रहा है पहले के रेस्पेक्ट में। और जब बाइंड फोर्स कम हो रहा है तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम कम हो रहा है, और जब डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम कम हो रहा है तो वाटर लेवल नीचे जाएगा, द वाटर लेवल विल गो डाउन। अब जैसे जैसे यहां से मार्बल डालेंगे निकालते जाएंगे तो ये जो बोट है ना, ये जो नीचे ये वाला हाइट अगर मैं एच बोलता हूं तो ये एच भी कम होगा, लेकिन ये एच भी कम होगा। बोट भी ऊपर जाएगा, मतलब पानी के अंदर। जैसे तुम क्या करो, जैसे बहुत बार तुम लोग ने बोटों पर ट्रेवल किया होगा, लोग जैसे बैठने लगते हैं तो 1 किलोमीटर बाद बोलते हैं अब नहीं बैठना है, क्योंकि जितना उसको लेना है, नहीं तो अब जिससे ज्यादा करेंगे तो बोट डूब जाएगी। और लोग जब जैसे जैसे उतरेंगे वैसे वैसे बोट पानी के ऊपर, मतलब उसका जो पानी के अंदर जितना पोर्शन गया हुआ है वो कम होता जाता है, और जैसे जैसे लोग बैठते जाते हैं पानी के अंदर वो ज्यादा जाता है। और जितना ये पानी के अंदर जाएगा उतना ही डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो लिक्विड का लेवल ऊपर चला जाएगा, क्योंकि कन्फाइंड जगह है इसलिए चीज को हम मतलब नदी में इस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ कन्फाइंड जगह में बता रहे हैं तो ये चीज को बहुत आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है। तुम बकेट में पानी लो और एक मग को पानी के अंदर डुबाओ, उल्टा करके नहीं सीधा करके, और उसके अंदर सामान डालते जाओ तो देखोगे पानी का लेवल ऊपर उठ रहा है। और फिर वही चीज को पानी में जब हमने डाल दिया तो बाइंड फोर्स कम हो गया ना, वो फ्लोट कर रहा था पहले, अब वो डूब गया। तो बाइंड फोर्स कम होने का मतलब कि डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम कम हो गया, क्योंकि बाइंड फोर्स तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है। पहले जो आयरन बॉल थे बोट में थे, तो जितना लिक्विड डिस्प्लेस कर रहे थे भाया दिस बोट, अब वो कर ही नहीं पा रहे, इसीलिए तो डूब गए। और इस जब डूब गए तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम हमारा कम हो गया, इसलिए वाटर का लेवल फॉल हो जाए। आई बात समझ में? सीधे सीधे तुम बाइंड फोर्स को लेके समझो, ये बाइंड फोर्स होता है वी रो जी। पहले बाइंड फोर्स वेट के बराबर था, कैसे लग रहा था? इस बोट के कारण लग रहा था। कैसे लग रहा था ये छोड़ दो, इसके वेट को तैराने के लिए वाटर ही तो फोर्स लगा रहा है ना। मान लो सोचो ये सारे आयरन बॉल नहीं होते, ये सारे आयरन बॉल नहीं होते इस बोट में, तो ये बोट क्या इतना पानी के अंदर होता? तुम जैसे जैसे इसमें आयरन बॉल डालने लगोगे, लोड करोगे इस बोट को, वैसे वैसे जो बोट है वो पानी के अंदर और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा जाता जाएगा, क्योंकि उसको ज्यादा बाइंड फोर्स की जरूरत है, और ज्यादा डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे ही तुमने इस मार्बल को अंदर पानी के फेंक दिया तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम कम है ना, ये उतना पानी डिस्प्लेस नहीं कर रहा कि ये तैर सके, इसलिए लिक्विड का लेवल फॉल हो जाता है। आई बात समझ में? सेटिस्फाइड या और बोले? एक दूसरा क्वेश्चन सोचना, ये इतना भी सिंपल नहीं है टू अंडरस्टैंड। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं ये कितने बच्चे करते हैं। सोचो एक अगेन पूल है, लेकिन ये अपना आरओ वाटर वाला पूल है, उसमें एक बंदा बोटिंग कर रहा है और इसने मन किया पानी पी लिया, तो अगर ये इसने कुछ पानी पी लिया, वाटर का लेवल कम होगा या बढ़ेगा या क्या होगा?
what will happen to the water level if the man drank some water? हाँ उन्नति बोलिए। सर ऊपर आएगा क्योंकि जो वेट ओरिजिनली था वो डिस्प्लेस हो जाएगा। ओरिजिनल वाटर जो था वो बोट के इसमें मतलब ह्यूमन के बॉडी में यूटिलाइज हो जाएगा तो। ओके बढ़िया। सो योर आंसर इज इंक्रीज, वाटर लेवल इंक्रीज। ओके और कोई? बहुत इंटरेस्टिंग है ये, आर्किमिडीज प्रिंसिपल दिमाग खराब कर देता है। दिस इज ट्रिकी नो डाउट। तुम लोग को पूरा कॉन्सेप्ट समझते समझते 1-2 दिन तो लगेगा। एनीवन एल्स? हाँ श्रावणी बताएं। सर एक्चुअली डाउट है वो कि अगर वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर पिएगा तो चेंज नहीं होगा ना, वो कहने का कितना मतलब पानी पिएगा इस पर डिपेंड नहीं करेगा क्या? नहीं, हाँ मान लो कि अच्छा खासा पानी पी लिया, अमाउंट उससे मैटर नहीं कर रहा, ज्यादा ही पानी पी लिया, मतलब इतना पानी पी लिया कि वो सब मैटर करना चाहिए ऐसा, तो बढ़ना चाहिए घटना चाहिए, ये बात है। क्योंकि लिमिटेड जगह बना दिया ना, अगर ये खुला तालाब होता तो वहां पर कोई मतलब नहीं है। ये लिमिटेड जगह पर जब भी कोई क्वेश्चन होगा तो थोड़ा भी पानी निकालेंगे तो वाटर लेवल कम ज्यादा ऐसा कमेंट होना पड़ेगा, या सेम रहेगा, ये ऐसा भी होना पड़ेगा। नहीं मल्हार, हाँ बताओ। सर मुझे लग रहा है कि सेम रहेगा। सही बोले, रिमेन सेम। बताओ क्यों? सर अगर उसका मतलब उल्टा ले कि अगर आदमी ने पानी अंदर फेंका बोट से तो वो पहला किसी बन जाएगा आयरन बॉल वाला, बट उसमें क्या होगा कि जो बॉयंट फोर्स बोट के अंदर था और जो बॉयंट फोर्स लिक्विड के अंदर था वो सेम रहेगा। तो अगर वो उसमें तो मतलब उसमें लिक्विड का लेवल सेम रहेगा तो उसका कॉन्वर्स भी सेम ही रहेगा। क्या बात है, ये तुम बहुत मस्त लॉजिक दिए। ये पहले क्वेश्चन से ही दूसरे क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया बच्चा, वेरी गुड। तो मैं देखो, वो जो उसने बोला है कि जैसे मान लो ये आयरन बॉल ना हो के वाटर बॉल होते तो पहले भी फ्लोट कर रहे थे, बाद में भी फ्लोट करते। पहले जितना बाइंड फोर्स लग रहा था पानी में डालने के बाद भी उतना ही बाइंड फोर्स लग रहा था। उसी तरह से रिवर्स तरीके से सोचे कि अगर पानी का बॉल बना बना के इसके अंदर डाल दिया जाए तब भी जितना पहले बाइंड फोर्स लग रहा था उतना ही बाद में बाइंड, तो वाटर का लेवल चेंज नहीं होगा। और पानी यहां से निकाला तो वॉल्यूम कम हुआ, लेकिन इसके अंदर जब डाल दिया तो इसका वेट उतने से ही बढ़ गया। अब इसके वेट को बैलेंस करने के लिए उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तो वाटर लेवल वहीं आ जाएगा। पानी को जब हम यहां से निकाल दिए, नो डाउट पानी का लेवल कम गया, लेकिन ये पानी हमने बोट के अंदर डाल दिया तो बोट का वेट तो बढ़ गया ना। और कितने से बढ़ा? जितना पानी डाला उतने वेट को बैलेंस करने के लिए फिर उतना ही पानी ये ज्यादा डिस्प्लेस करेगा, फिर से लिक्विड का लेवल उतना ही आ जाएगा जितना पहले था। तो ये रिमेन्स सेम। हाँ बोलिए। सर ये वाला एक्सप्लेनेशन ऊपर के केस के लिए क्यों नहीं होगा, आप एक बार रिपीट करेंगे? ऊपर वाले केस में हमारा वो जो आयरन बॉल है वो उसका डेंसिटी ज्यादा होता है ना, वो पानी में डूब जाता है ना, फ्लोट थोड़े ना करता है वो। ओके सर। बोट के अंदर वो फ्लोट कर रहा है, पानी में डालने पर तो डूब गया ना यार, इसलिए वो डिस्प्लेस्ड लिक्विड कम हो रहा है ना उसमें। और भी है बट तुम लोग देखना, ट्राई करना, खुद से सोचना। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के डिस्कस करने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन खुल जाते हैं। एक क्वेश्चन देखो ध्यान से, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेसर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। मान लेते हैं एक कोई आइस है और इसको रेगुलर शेप का क्यों बना रहे हो, आर्बिट्री शेप का ही बनाओ ना, क्या दिक्कत है। ये हमारा एक आइस है, एक्चुअली आइस इससे ज्यादा पानी के अंदर होता है। ये आइस है, फ्लोट कर रहा है, डेंसिटी ऑफ आइस रो आइस, डेंसिटी ऑफ वाटर रो वाटर।
इसको शॉर्ट में ही लिखो, बड़ा बड़ा लिखने की क्या जरूरत है। क्वेश्चन ये है, रो आइस इज लेस देन रो वाटर, याद रखना ये रो आइस लगभग 0.9 के आसपास होता है और रो वाटर 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर के आसपास होता है। द पॉइंट इज कि अगर ये आइस मेल्ट हो तो वाटर लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा। व्हाट विल हैपन इफ दिस आइस मेल्ट्स? सही बता रहे हैं, तुम लोग ने फ्लूइड किया नहीं है तुम लोग ने फ्लूइड नहीं किया है। श्रावण बताइए, श्रावणी। नहीं सर, वो गलत। ओके, आज आप ट्राई करो। सर मेरे हिसाब से शायद सेम रहना चाहिए, अगर मेल्ट हुआ आइस तो वाटर लेवल सेम रहेगा। क्यों 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 क्यों? सर क्योंकि मतलब वेट ऑफ आइस जो है वो वाटर डिस्प्लेस जितना हुआ है उसके बराबर है, और जब आइस मेल्ट होगा तब अपने वेट के जितना ही वाटर बनाएगा, जो कि इक्वल है वाटर डिस्प्लेस के बराबर। तो वाटर डिस्प्लेस और वाटर फॉर्म सेम हो गया, तो आई थिंक लेवल मतलब सेम। याद रखना ये बात को कि आइस की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी अलग अलग है। आइस फ्लोट कर रहा है, थोड़ा ही पोर्शन लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है, बट फिर भी इफ आइस मेल्ट्स, level of liquid will remain same or level of water will remain same. कैसे? इसको मैथमेटिकली प्रूव कर देते हैं, लेकिन प्रूफ अगर नहीं समझ, क्योंकि क्या है ना, इन सबके प्रूफ थोड़े से टेक्निकल है और बच्चा जैसे ही टेक्निकल चीजें देखता है तो दिमाग उसका खराब हो जाता है। ये पहले वाले तो बहुत ज्यादा टेक्निकल थे। अगर मैं अलग अलग वैल्यूज, मतलब अलग अलग नाम, अलग अलग टर्म देके सबको लिखने लगूं तो रियलाइज करना थोड़ा मुश्किल जाएगा। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है। लेट से कि ये जो आइस है इसका मास है m, तो इसका जो वेट होगा w, इसको हम लोग mg लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जितना वॉल्यूम पानी के अंदर है, पानी के अंदर है, इसको हम लोग बोलते हैं v in। ये v in इंटू रो w इंटू g, ये उसके ऊपर बैंड फोर्स लग रहा था ऊपर की तरफ, और ये वेट के बराबर था, क्योंकि फ्लोट कर रहा है तो ये बराबर ही होना पड़ेगा। यानी कि हम लोग इजीली FB इज इक्वल टू V in रो W G एंड दैट इज इक्वल टू mg, ऐसा लिख सकते हैं। यानी कि V in इंटू रो W इज इक्वल टू m। नाउ जब आइस मेल्ट होगा तो उससे कितना वाटर बनेगा ये भी निकालना पड़ेगा। अगर ये पूरा वॉल्यूम वो आइस का V है तो V इंटू रो आइस, मैं यहां लिख देता हूं उनको। अगर पूरे आइस का जो वॉल्यूम है, अगर मैं उसको V ले लूं तो V इंटू रो आइस, ये हमारा m के बराबर है। यानी दिस इज व्हाट द m इज। तो अगर V निकालना हो कि आइस कितना, आइस जब मेल्ट हुआ तो कितना वाटर बना, तो वी कैन इजीली राइट m बाई रो आई। और वेट v इंटू रो आई दैट इज इक्वल टू m, ये हमारा टोटल मास है आइस का। और यहां से v in, वेट m इंटू रो, हाँ v इज इक्वल टू रो आई। इतना वॉल्यूम आइस का था, लेकिन जब ये वाटर में कन्वर्ट होगा, वॉल्यूम नहीं चाहिए हमको, मास
के टर्म्स में ही देखना है। m डायरेक्टली हम लोग v in इंटू रो डब्ल्यू ये लिख रहे हैं। एक मिनट, क्या लिखे हम आइज में, द वेट इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। v in इंटू रो डब्ल्यू, ये हमारा वाटर है, ये आइस का डेंसिटी है। रो डब्ल्यू इंटू जी, ये हमारा हो गया बैंड फोर्स, ये दोनों एक दूसरे को बराबर कर रहे हैं, ठीक है। v in इंटू रो डब्ल्यू इज इक्वल टू m, फाइन। और v इंटू रो आई दैट इज ऑल्सो इक्वल टू m। इन दोनों को अगर इक्वेट कर दें, so v in into rho w is equals to v into rho ice, और ये दोनों m के बराबर है। तो हम देख सकते हैं कि जब वो आइस मेल्ट होगा तो जितना अमाउंट ऑफ वाटर बनेगा, मास में कोई फर्क नहीं आता। बोलने का मतलब है कि आइस का वॉल्यूम चाहे जितना भी हो, अगर वो मेल्ट करता है तो मास इज नॉट गोइंग टू बी एडेड। यहां से अगर हम यही मास ऑफ लिक्विड रिलीज हो रहा है तो इससे हमारा जो वाटर बनेगा वो एग्जैक्टली उतने के ही बराबर बनेगा जितना पहले से आइस उस लिक्विड के अंदर था। फिर से बोल रहे हैं, आइस का जितना मास है अगर ये मेल्ट होता है तो एग्जैक्टली उतना ही मास वाटर बनेगा। मास इज नॉट गोइंग टू चेंज। एंड अगर उतना ही मास वाटर बना तो उस मास के करस्पॉन्डिंग वाटर का वॉल्यूम तुमको v in के बराबर ही आ जाएगा। m by rho w you can see that is equals to v in, and this v in is the volume which was initially inside this water। यानी कि ये जो वॉल्यूम है पूरा का पूरा आइस मेल्ट होके इसी जगह पर आ जाएगा। ये जो यहां पर ऐसा जो एक ऐसा जगह क्रिएट हुआ है ना, तो ये जो आइस था ये जब मेल्ट होगा ना तो बस इतने ही जगह को ये फिल कर देगा, यही जगह के बराबर ये पूरा आइस मेल्ट होके आ जाएगा। इसलिए वाटर का लेवल चेंज नहीं होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आइस का भले ही वॉल्यूम ज्यादा हो, मास m ही है, और जब ये वाटर में कन्वर्ट होगा तो उसका मास भी m ही रहेगा। और जब मास m वाटर का बन रहा है तो उससे कितना वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना बनेगा, तो v in इंटू रो डब्ल्यू इज इक्वल टू m, तो v in यहां से हो जाएगा w, और m बाई रो डब्ल्यू यही v in तो यहां पर था, इसी को तो हमने लिया था v in। यानी कि जितना आइस वाटर के अंदर पहले से प्रेजेंट था उतने ही वॉल्यूम में वो इंटायर आइस का मास समा जाएगा, उतना ही वॉल्यूम वो लेगा वाटर बनेगा। तो इसलिए ये पूरा का पूरा जो आइस है वो मेल्ट होके इतने से ही रीजन में एक्यूमुलेट हो जाएगा, एंड देयर विल बी नो चेंज इन वाटर लेवल। वाटर लेवल विल रिमेन सेम। वी इन जो था वो वाटर फॉर्म्ड आफ्टर मेल्टिंग के एग्जैक्टली बराबर हो गया। दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड आफ्टर मेल्टिंग। अगर कहीं कहीं कंफ्यूजन है तो बताओ, क्योंकि हमने बोलने में एक दो जगह रुक गए, तो हो सकता है तुम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे। एक बार आराम से देखो, फिर मेरे से क्रॉस क्वेश्चन करो अगर जहां भी नहीं समझ आ रहा है तो। लिक्विड का लेवल सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो ये तीन चार चीजें हैं जो बहुत थियोरेटिकल तरीके से, मतलब ये भी डायरेक्ट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्ट पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर, फिर और भी थ्योरी पर बात करेंगे, एक दो और न्यूमेरिकल क्वेश्चन। मान लो एक क्यूबिकल बॉक्स है,
पानी के अंदर फ्लोट कर रहा है, समथिंग लाइक दिस। कुछ पानी के अंदर है। अब बताओ इसके ऊपर अगर हम 2 kg का एक मास रख दें तो क्या होगा? ये जितना लेवल पानी के अंदर है वो उतने ही लेवल पर फ्लोट करेगा, या ज्यादा अंदर पानी के चला जाएगा, या पानी के अंदर और पानी से और बाहर आ जाएगा? क्या होगा अगर हम 2 kg के इसके ऊपर मास रख दे तो? बताइए। ज्यादा पानी के अंदर जाएगा। जैसे बोट को लोड करते हैं, बिल्कुल वही एक तरीके से सोच लो। बोट है, उसके ऊपर ज्यादा लोड डाल रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या आता है कि मान लेते हैं कि कोई एक क्यूबिकल ब्लॉक है, फ्लोट कर रहा है, और हमने उसके ऊपर 2 kg का एक मास डाल दिया, तो वो 10 सेंटीमीटर पानी के अंदर चला गया। स्टेटमेंट क्या है? इफ वी पुट a mass of 2 kg on the block, the block submerged further by 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और पानी के अंदर चला गया। तो आपको, और ये वाटर है, दिस इज वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर आपको 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब लेना है। फाइंड द साइड लेंथ। क्यूब। पहले कितना पानी में था ये गिवन नहीं है, पहले से वो तैर रहा था, उसके ऊपर 2 kg का हमने एक मास रखा, तो वो 10 सेंटीमीटर, सॉरी 2 सेंटीमीटर से नीचे चला गया, ये बोला गया है। तो क्यूब का साइड लेंथ क्या होगा ये बताइए। हाँ बताइए। सर डाउट है सर, वो मतलब पहले ऊपर फ्लोट कर रहा था, ऐसे ही है ना केस? पहले वो ऑलरेडी थोड़ा सबमर्ज्ड कंडीशन में फ्लोट कर रहा था। ओके सर, ओके। कुछ पानी के अंदर तो रहेगा, बिना बिना पानी के अंदर जाए बायंट फोर्स लगेगा कैसे? बायंट फोर्स लगने के लिए तो थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड लिक्विड चाहिए, तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बनाने के लिए उसको पानी में थोड़ा तो जाना पड़ेगा, तो थोड़ा पानी के अंदर था और तैर रहा था। जैसे ही हमने 2 kg का मास रखा, ये 2 सेंटीमीटर और चला गया, ऐसा मान के चलो, ये सिचुएशन आ गई, 2 सेंटीमीटर पानी के अंदर और चला गया ये। अब ऐसे ही 2 kg और 2 kg और 2 kg ऐसे चलते चला जाएगा, तो ये पूरा पानी के अंदर डूब जाएगा। समझ आ रही है बात? तो 2 kg डाले तो 2 सेंटीमीटर पानी के अंदर चला गया। कार्गो शिप पर जाके अगर कभी देखोगे, कार्गो शिप नजदीक से देखने का मौका मिले, तो उसके ऊपर मार्किंग बनी रहती है। जैसे जैसे कंटेनर लोड होता है, वो पानी के अंदर और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा डूबता चला जाता है, और एक रेड मार्क आता है कि भाई अब इसके बाद कार्गो लोड नहीं करना है। तो जो वो कार्गो शिप होते हैं, उनके जो साइड वॉल होती है, उस पर एक पूरा ऐसा स्केल बना होता है, और बड़े बड़े मार्किंग्स होते हैं, जब नजदीक से जाओगे तो दिखेगा। हाँ बताइए, आ गया? बताइए आफिया, क्या आंसर है आपका? सर 10 सेंटीमीटर। ओके, लेट्स से 10 सेंटीमीटर एक बच्चे का आंसर है। अमल, आप बताएं। सर मेरा √10 आया, √10 सेंटीमीटर। √10 सेंटीमीटर, ओके।
बाकी बच्चे भी कोशिश करें। हाँ आफिया बताएं। सर मेरा भी रूट 10 ही है, मैंने गलती से चलिए कोई बात नहीं। आद्या आपका? सर मेरा भी रूट 10 ही। √10 सेंटीमीटर ही। चलिए किसी का और अलग आंसर है या जो लोग हैंड रेज कर रहे हैं सबका वही आंसर है? देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। पहले वो फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ बाइंड फोर्स लग रहा होगा जो उसके वेट को बैलेंस कर रहा होगा। लेकिन जब हम उसको ऊपर 2 kg का मास और डाल रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है हम वेट बढ़ा रहे हैं, और उस वेट को फ्लोट कराने के लिए हमको और ज्यादा बाइंड फोर्स की जरूरत पड़ेगी, और ज्यादा डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए वो 2 सेंटीमीटर पानी के अंदर और जा रहा है। यानी कि तुम अगर ध्यान से समझो तो ये क्यूब है, देखो ऐसे, और अगर ये किसी लेवल पर है और 2 सेंटीमीटर और पानी के अंदर गया तो एक्चुअली ये जो 2 सेंटीमीटर के बराबर का वॉल्यूम है वो पानी के अंदर गया। तो एक्स्ट्रा वॉल्यूम पानी के अंदर कितना गया अगर हमको ये निकालना हो तो बेस एरिया इंटू हाइट कर देंगे। अगर इसका साइड लेंथ में कुछ देर के लिए ए मान लो तो ये 2 सेंटीमीटर से पानी के अंदर गया है, 2 सेंटीमीटर। तो बेस एरिया कितना है A² इंटू हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर। इतना वॉल्यूम वो पानी के अंदर गया। क्यों गया? क्योंकि उसको 2 kg का एक्स्ट्रा वेट को बैलेंस करना था। यानी कि एक्स्ट्रा जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है वो इतना ही है, जितना वो और पानी के अंदर गया उतना ही एक्स्ट्रा डिस्प्लेस्ड लिक्विड हुआ, और वही एक्स्ट्रा जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट है वही उस एक्स्ट्रा वेट को बैलेंस कर रहा है। पहले का कितना डिस्प्लेस्ड लिक्विड है ये हमको अब कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। तो this is the extra liquid displaced when we put a mass on the block, and this is the volume into density of water into G. This is the weight of displaced liquid, extra displaced liquid, and this should be balanced by 2G. ये 2G के बराबर होगा। अब चूंकि यहां पर जो पहले जी को कैंसिल आउट कर दो, ये 2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वेट है तो 2 इंटू जी करना पड़ेगा। तो ये जी और ये जी कैंसिल आउट होंगे, और ये जो चीज है ना इसमें हमने सेंटीमीटर लिया है, तो डेंसिटी को अगर हम केजी ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर लेंगे तो इस 2 को भी हमको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ए को हम मीटर में लेंगे तो 2 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर केयरफुल रहना है साइन मतलब यूनिट्स को लेके। अगर तुमको सब कुछ को एसआई में करना है तो 2 को बाई 100 कर दो, ये सबसे सेफ रहेगा, तो उससे तकलीफ नहीं आएगी। तुम यहाँ पर 1 को मीटर में करो और 2 को बाई 100 कर दो। अब चीजें काफी सिंपल है। सो 2 इंटू A² इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ डिवाइड बाई 100 दैट इज इक्वल टू 2। नाउ इफ यू सॉल्व दिस तो ये आ जाएगा हमारा 10। सो A² इज इक्वल टू 1/10, ये है मीटर, आई मीन मीटर्स का, सॉरी अभी इसमें यूनिट मत डालो। अब इसको ए को अगर निकालना हो ये हो जाएगा 1/√10 मीटर। अब इसको सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 इंटू 1/10। तो अगर इसको हम रूट के अंदर लेके जाए तो ये 10,000 हो जाएगा बाई 10। 10 आ रहा है, तुम लोग कैसे किए हो? सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। सब लोग ने एक ही मिस्टेक कैसे की? आपने वहां पे A² इक्वल्स टू 1/10 को ही अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो बराबर 0 0 कट होके √10 ही आ रहा है।
ए स्क्वायर इज द एरिया, एरिया को 10⁴ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मीटर स्क्वायर है ये, इसलिए ए निकालना पड़ेगा और उसके बाद उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मीटर स्क्वायर का डायमेंशन है ना बच्चे इसका। जी मीटर स्क्वायर जी को सर जी। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁴ डालना पड़ेगा ना। सबने एक ही मिस्टेक जी कैसे कर दी? क्लिक हुआ, अभी वो क्लिक हुआ। 10√10 होगा। कहाँ गलती की है वो सब लोग? सर वो डेंसिटी वहां ऑफ पे वाटर में 10⁴ से मल्टीप्लाई होना चाहिए, क्योंकि वो मीटर स्क्वायर है ना। कौन सा? सेंटीमीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई नहीं सर, हमने गलत किया, आपने सही किया है। वो हम अपनी मिस्टेक बता रहे थे। कहाँ पर गलती की आप लोग? सर 1/10 मीटर स्क्वायर है ना, तो उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁴ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आगे मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10 के बाद 100 से हाँ सर, वो मल्टीप्लाई किया है। 100 से कर दिया। देखो, अब मैं तुमको बता रहा हूँ कि हम अगर चाहते तो इसको ग्राम में भी कर सकते थे, इसको 2000 करना पड़ता है, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि सबको एसआई में कन्वर्ट करो, क्योंकि ये मिस्टेक होता है, ये मेरे से भी बहुत बार हो चुका है, इसलिए हम बहुत केयरफुली इसको करते हैं और ये तुमको एकदम हाईली रिकमेंड कर रहे हैं। अगर इसको मान लो ग्राम में ही करना पड़ता तो कैसे करते? मतलब वैसे तो हाँ बोलो। सर क्या आप एक बार वो डिस्प्लेस्ड लिक्विड वाली आपकी जो मेथड है वो एक बार बता दीजिए। देखो, मेरा मेथड नहीं है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो। बोट जो बॉक्स है वो पहले फ्लोट कर रहा है, यस और नो? हाँ कुछ डिस्प्लेस्ड लिक्विड होगा, हाँ वो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट उस बॉक्स को, उस बॉक्स के वेट को बैलेंस कर रहा है, इसलिए वो फ्लोट कर रहा है। अग्रीड? हाँ जब हम उसके ऊपर 2 kg का मास रखेंगे, तो जब 2 kg का मास जब उसके ऊपर रखेंगे तो वो और ज्यादा पानी के अंदर जाएगा, ये तुम ही बता रहे थे, और होना भी चाहिए, क्योंकि हमको एक्स्ट्रा बाइंड फोर्स की जरूरत है। हमारा अब पूरे बॉडी का वेट बढ़ गया है, तो एक्स्ट्रा बाइंड फोर्स, वो एक्स्ट्रा बाइंड फोर्स क्यों आ रहा है? बिकॉज वी हैव पुट सम एक्स्ट्रा वेट। तो जितना एक्स्ट्रा बाइंड फोर्स क्रिएट हुआ वो उस एक्स्ट्रा वॉल्यूम के कारण क्रिएट हुआ, जो डिस्प्लेस हुआ है इस मास के रखने के कारण। और वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हुआ है, तो मैंने यहाँ पर ये डायग्राम बनाया। ये जो वॉल्यूम है ना, जो पानी के अंदर गया, 2 सेंटीमीटर थिकनेस का बराबर का एक क्यूबॉइडल वॉल्यूम पानी के अंदर गया, तो इतना ही वॉल्यूम, ये वो वॉल्यूम हो गया, ये ए स्क्वायर इंटू 2/100 मीटर में अगर निकाले तो, ए अगर मीटर में हुआ तो इतना वॉल्यूम पानी के अंदर वो गया। तो जितना पानी के अंदर गया उतना ही डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम एक्स्ट्रा वो डिस्प्लेस कर रहा है। और ये क्यों हुआ है? ये उसी वेट के कारण हुआ है जो हमने उसके ऊपर रखा है, इसीलिए हमने उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट को 2g के बराबर डायरेक्टली इक्वेट कर दी। आई बात समझ में? हाँ सर। सेंटीमीटर में करते तो भी और भी सिंपल होता है, ऐसा कुछ जरूरत नहीं था। अगर ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में है, ये ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में है, इनटू जी को हम लोग, ये 2 kg है तो इसको 2000 कर देते, ग्राम में कन्वर्ट कर देते, इनटू जी, ये जी कैंसिल आउट होता था, डायरेक्टली तुम इसको सॉल्व कर सकते थे। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1000, so a is equal to 10√10, ये डायरेक्टली सेंटीमीटर में आ जाता है। तो यूनिट्स को आंख नहीं बंद करना है, यूनिट्स पर थोड़ा केयरफुल रहना है। मेरे को यही बताया, फ्लूइड में नीट के क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते, फ्लूइड तुमको यूनिट से फंसाने का कोशिश करते हैं। अब ये सब डिस्कशन के बाद कुछ समरी तुम लोग दिमाग में बनाओ, क्वेश्चंस तो पार्ट है, अब कुछ समरी बनाया जाए। देखो, ये एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें एक बॉडी है जो कंप्लीटली सबमर्ज्ड कंडीशन में, दिस इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड कंडीशन। तो इस केस में V in और V ये सेम हो जाएंगे। अब दो बातें हैं, एक है सिग्मा और एक है रो। तो वेट ऑफ द बॉडी
is V sigma G. Buoyant force on the body is V rho G. Now, डिपेंड कि सिग्मा बड़ा है कि रो बड़ा है. जैसे आयरन के केस में, गोल्ड के केस में, स्टील के केस में सिग्मा बड़ा होता है, तो वेट बड़ा हो जाएगा, बाइंड फोर्स छोटा हो जाएगा, ये पानी के अंदर चला जाएगा. कॉर्क और भी कुछ जो हल्के चीजें होती हैं, जैसे जिसमें जो जो वाटर से हल्का चीज होगा, जैसे वुड, तो वुड को जब पानी के अंदर डुबाएंगे तो वो ऊपर आ जाता है, आधा सबमर्ज्ड कंडीशन में तैरता है. तो जिसका सिग्मा वाटर्स के, इफ सिग्मा इज लेसर देन रो, यानी कि पानी से हल्की चीज है, और हम सारे सॉलिड बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कैविटीज. अभी खाली बॉडी के बारे में बात नहीं कर रहे कि अंदर खोखला हो, अंदर खोखला हो तो कहानी चेंज हो जाएगा. पहले सॉलिड बॉडी के बारे में बात करें. सॉलिड, तो इफ सिग्मा इज लेसर देन रो, दिस इंप्लाइज weight is lesser than buoyant force. Body will go up. Body will go up and will be in partially submerged condition. और क्या होगा, कुछ ऐसा कंडीशन आ जाएगा, और तब ये जो V in है, V in इंटू रो इंटू जी, ये हमारा V सिग्मा जी के बराबर हो जाएगा और वो फ्लोट करेगा. तब इसका जो वेट होगा, इसका जो बाइंड फोर्स होगा, वो बराबर हो जाएंगे. FB is equals to FW, body will float. दूसरी बात, पहले ये पूरा समरी क्लियर है. ये बात समझ में आई? Yes, जैसे तुम सोचो, कोई भी हल्की चीज, जैसे वुड है, सबसे आसान चीज है वुड. वुड को तुम पानी में डुबाओगे ना तो पूरा डूब नहीं पाएगा. तुम जैसे ही हाथ हटाओगे वो ऊपर आ जाएगा. क्यों आ जाएगा? कि उसकी डेंसिटी वाटर से कम है, इसलिए ऊपर आ जाता है. और ऊपर आके जब तैर रहा है, तब ये मत समझना कि उस पर बाइंड फोर्स और वेट अलग अलग लग रहे हैं. जब भी कोई बॉडी तैरती है तो बाइंड फोर्स और वेट सेम होते हैं. यहाँ पर एफ डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू लिख दो डायरेक्ट. बाइंड फोर्स और वेट ये दोनों बराबर होते हैं जब कोई बॉडी फ्लोट कर रही होती है. तो अभी नहीं है. इस सिचुएशन में हमने क्या लिखा, डब्ल्यू इज लेसर देन एफ बी, और क्या होगा, ये ऊपर आ जाएगा और तैरने लगेगा. अब ये सबमर्ज्ड कंडीशन है. अगर मान लो सिग्मा ज्यादा हो तब क्या होगा, दूसरा कंडीशन, इफ सिग्मा इज ग्रेटर देन रो, इसका मतलब हो गया कि वेट ग्रेटर देन बाइंड फोर्स हो गया. और ये बाइंड फोर्स मैक्सिमम वैल्यू है. ये जो एफ वी रो जी हम लोग दिख रहे हैं ना, ये मैक्सिमम बाइंड फोर्स है. इससे ज्यादा बाइंड फोर्स नहीं लग सकता. एक बॉडी का जो आउटर वॉल्यूम है, अगर वो पूरा का पूरा पानी के अंदर हमने डाल दिया तो इससे ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस नहीं कर सकता. ये मैक्सिमम बाइंड फोर्स लिक्विड के ऊपर लग रहा है. इससे कम लग सकता है, अगर उसको पानी से थोड़ा निकाल लिया जाए तो कम लगेगा, उसको पानी में थोड़ा ज्यादा डाल दिया जाए तो ज्यादा लगेगा. लेकिन अगर पूरा सबमर्ज्ड कर दिया और अब जो बाइंड फोर्स लग रहा है, अब इससे ज्यादा बाइंड फोर्स नहीं लग सकता. तो अगर सिग्मा ग्रेटर देन रो हो गया तो वेट जो है वो बाइंड फोर्स से बड़ा हो जाएगा. एंड इसका मतलब बॉडी विल deep down the liquid and come to bottom. बॉटम में आ जाएगा, और जब बॉटम में आएगा तो उसके ऊपर नॉर्मल लगने लगेगा. बॉडी जो है वो कुछ ऐसा आ जाएगा, ऐसे नीचे आ जाएगा.
और अब क्या होगा कि जो पहले बाइंड फोर्स लग रहा था वो तो लगता ही रहेगा, वेट, और अब नॉर्मल भी लगेगा, सरफेस का नॉर्मल भी लगेगा, और ये नॉर्मल प्लस बाइंड फोर्स ये दोनों मिलके वेट को बैलेंस कर देंगे, इसलिए वो रेस्ट में आ गया। पहले डिस्प्लेस्ड लिक्विड मतलब ये कुछ वॉल्यूम बाहर निकल गया, बाइंड फोर्स कम हो गया और वेट के बराबर हो गया, बॉडी तैरने लगा, नीचे आ गया और नॉर्मल लगने लगा बोल के उसका वेट बैलेंस हो गया और बराबर रहे, सिग्मा और रो बराबर हो गए, तब कुछ नहीं होगा, जहां हम इसको छोड़ेंगे वही रह जाएगा। तीसरा जो कंडीशन है कि इफ सिग्मा इज इक्वल टू रो तो वेट और बाइंड फोर्स बराबर होंगे। इंटरेस्टिंगली इस क्वेश्चन को जब मैं दोबारा पूछता हूँ बच्चों से तो बच्चे बड़े अलग अलग आंसर करते हैं। फिर से पूछ रहा हूँ तुम लोग से, अगर मान लो ये जो वॉल्यूम है इसको हम यहां से मूव करके अगर यहां लेके चले आए, क्या होगा इसका? सिग्मा और रो बराबर है, अगर हम उसको थोड़ा नीचे लेके चले आए, हम मल्हार बताइए। सर वहीं पर ही रहेगा वो। हाँ आध्या बताए। हाँ सर, मेरे हिसाब से भी वही रहना चाहिए। तो याद रखना कि ये बहुत बार बच्चे इसका गलत आंसर कर देते हैं कि इसको अगर हम नीचे थोड़ा लेके गए तो बच्चे कहते हैं सर ऊपर आ जाएगा। नहीं, जब ये पहले पोजीशन पर था तब भी इसका वेट और नॉर्मल एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे, वेट एंड बाइंड फोर्स, सॉरी। इसको यहां से यहां करने में ना बाइंड फोर्स चेंज हो रहा है ना वेट, तो ये कहीं भी रख देंगे वही रह जाएगा। इसको अगर नीचे जमीन पर ला देंगे तब भी रह जाएगा, इसको ऊपर एकदम बिल्कुल ऐसा कर देंगे तब भी वही रह जाएगा। इट विल नेवर हैव अ टेंडेंसी टू मूव बैक और मूव डाउन और अप, कहीं भी इसका टेंडेंसी डेवलप नहीं होगा। जैसे ये वाला जो सिचुएशन है, ये वाला पहला वाला, मान लो ये ऐसा सिचुएशन है कि फ्लोट कर रहा है, इसको दबा देंगे तो ये वापस ऊपर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बाइंड फोर्स बढ़ जाएगा जैसे ही इसको पानी के अंदर दबाएंगे, और वेट तो चेंज नहीं करनी, तो ये क्या करेगा, ढकेल देगा इसको। तो जैसे क्या होता है, लकड़ी का कोई गट्ठा है और तुम उसको पानी के अंदर दबाओगे तो जैसे ही हाथ हटाओगे वो वापस ऊपर आ जाएगा। आयरन बॉल जैसे ही पानी के अंदर डालोगे वो पानी में अंदर अंदर चलता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास उतना लग ही नहीं रहा, और जैसे ही बॉटम टच करेगा रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉटम से उसको नॉर्मल लगने लगा। लेकिन अगर सोचो जिसका डेंसिटी वाटर के एग्जैक्टली बराबर है और उसको के अंदर डुबो के रखा है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इधर रखे हो, नीचे रखे हो, ऊपर रखे हो, कहीं रखे हो, इट इज गोइंग टू बी एट द सेम वे जहां भी इसको रखती है, नो चेंज, कहीं भी कुछ नहीं होगा। और यहां पर ये तीनों कंडीशंस पहले क्लियर हैं, है ना? कम होगा तो क्या होगा, ज्यादा होगा तो क्या होगा, बराबर होगा तो क्या होगा। एक और चीज जो बार बार पूछी जाती है कि जैसे मान लो हमारे पास कोई एक बॉडी है और हम उसका एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, जैसे यही तीनों सिचुएशंस हैं, इसको लास्ट समराइज कर रहे हैं। मान लो एक बॉडी है वेल इनसाइड द लिक्विड, ऐसा ये स्फेरिकल शेप नहीं ले रहे, इसका वॉल्यूम भी सिग्मा ले लिया इसका, और वॉल्यूम इसका ले लिया भी। तो तुम जब ये पूरा पूरा पानी के अंदर है तो इसके ऊपर बाइंड फोर्स लगेगा और वेट लगेगा W, दोनों का वैल्यू तुमको लिखने आता है। FP तुमको V रो G लिखोगे और वेट तुम V सिग्मा G लिखोगे। अब डिपेंडिंग कि पहला कंडीशन अगर हम लेते हैं कि सिग्मा ग्रेटर देन रो, यानी वेट ज्यादा हो जाएगा और ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, इट विल गोइंग टू एक्सेलरेट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक्सेलरेशन क्या होगा, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन? तो बॉडी विल एक्सेलरेट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, body will accelerate in downward direction। ठीक है, कितना होगा एक्सेलरेशन? तो वेट माइनस बाइंड फोर्स बाय मास
यही तो होगा। वेट कितना है, v सिग्मा जी, बाइंड फोर्स कितना है, v रो जी, डिवाइडेड मास कितना है, v सिग्मा, सब में भी है, हटा दो, तो यू कैन इजिली सी कि सिग्मा माइनस रो by sigma into g can also be written as 1 minus rho by sigma into g, and that will be in downward direction. इस एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा। अगर मान लो ये उल्टा होता, दूसरा केस ले लें, इफ सिग्मा इज लेसर देन रो, तो ये ऊपर की तरफ आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी विल एक्सेलरेट अपवर्ड। अपवर्ड डायरेक्शन। कितना होगा एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन यही उल्टा कर देंगे, एफ बी माइनस डब्ल्यू बाई मास, तो v रो जी माइनस v सिग्मा जी, अब डिवाइड बाई v सिग्मा, तो यहां से आ जाएगा रो बाई सिग्मा माइनस 1 इंटू जी। तो रो माइनस सिग्मा, रो बाई सिग्मा माइनस 1 इंटू जी, ये हमारा एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अगर ये प्लस आया तो ऊपर, माइनस आया तो नीचे, बस यही है कहानी। और अगर सेम रहा तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। क्लियर है? हाँ बोलिए। सर अगर ऐसा पूछा कि एक ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी उस लिक्विड से कम है उसको अगर पानी में इमर्स किया और उसके बाद छोड़ दिया, तो उसका एक्सेलरेशन हम कांस्टेंट लेंगे कि वेरिएबल लेंगे? पानी में पूरी, पानी के अंदर पूरा डाल दिया। हाँ देखो एक बार फिर से हम तुमको बोल रहे हैं, अगर कोई बड़ा सा बॉडी है और पानी में उसको जैसे ही वो टच किया छोड़ दिया, तो जब तक वो पानी के अंदर पूरा पूरा डूब नहीं जाता, एक्सेलरेशन विल बी वेरिएबल। एक बार जब वो पानी के अंदर डूब गया, एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट, एंड दैट वी हैव कैलकुलेटेड हियर। ये जो सिग्मा ग्रेटर देन रो वाला जो केस लिया है, ये इस तरह से ये एक्सेलरेशन होगा। लेकिन जब तक वो डूब रहा है उस समय एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा, क्योंकि पानी के अंदर जितना ज्यादा जाएगा बाइंड फोर्स चेंज होने लगेगा, तो उसके कारण एक्सेलरेशन वेरिएबल हो जाएगा। सर तो एक क्वेश्चन था जो मतलब हमारी मॉड्यूल में उसका आंसर अलग दिया है और एचसी वर्मा में उसका आंसर अलग दिया है। क्या क्वेश्चन है? कि अगर एक ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी पानी से कम है उसको पानी के अंदर से होल्ड करके रखा है और उसके बाद छोड़ पानी के दिया, अंदर, होल्ड पानी के करके अंदर रखा उसको, अच्छा पानी के अंदर उसको होल्ड करके रखे हैं, और फिर उसे छोड़ दिया, ठीक है। तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा कि कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग, कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग ऐसा? जब तक वो पूरा पूरा पानी के अंदर है, देन एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट, एंड दैट व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड हियर। once it touches the surface and start coming out of the liquid, क्योंकि उसमें वेलोसिटी आ जाएगी, ये काफी मतलब इसमें बहुत सारी बातें आ जाएंगी। इसमें क्वेश्चन बनता है, जैसे तुम लोग अगर बहुत अच्छा सोच पा रहे हो तो मेरा बात ध्यान से सुनना, इस पर मैं अगले दिन भी डिस्कशन जारी रखूंगा। तुम सोचो एक ऐसा बॉडी है, स्फेरिकल ले लो ताकि कैलकुलेशन करने में समझ में आए, जिसकी डेंसिटी वाटर से कम है और उसको पानी के अंदर से छोड़ा हमने, ऊपर एक्सेलरेट करेगा नो डाउट। जब ये यहां पर आएगा तो इसके पास एक वेलोसिटी होगी, इसलिए ऐसा नहीं है कि ये यहां पर आने के बाद रुकेगा, इसके पास एक वेलोसिटी होगी, तो ये ऊपर जाएगा। इस पूरे पूरे पाथ के दौरान ये एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कराता है। लेकिन अब ये सिचुएशन में जब होगा, जब ऐसा सिचुएशन होगा बॉडी का, तब एक्सेलरेशन सेम नहीं रहेगा। इसमें भी एक्सेलरेट कर रहा है अभी, हो सकता है एक्सेलरेशन जीरो भी हो जाए कि वेट और बाइंड फोर्स बैलेंस हो जाए। पहले बाइंड फोर्स ज्यादा था, अब बाइंड फोर्स कम हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि लिक्विड से बाहर जा रहा है। तो इसके दौरान एक्सेलरेशन में चेंज होगा, और एक बार जैसे ये बाहर निकल गया, अब इस पे ऊपर सिर्फ जी लग रहा है,
तो बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक मान लो, और तुम लोग ट्राई कर सकते हो ये क्वेश्चन, कि इसका साइज हमने बहुत छोटा ले लिया, हम ये ट्रांजिशन को काउंट नहीं करना चाहते, इसलिए साइज को बहुत छोटा ले लिया, और हमने h डेप्थ से, इसकी डेंसिटी है रो बाई टू, वाटर के लिक्विड की डेंसिटी है रो, और इसकी डेंसिटी है रो बाई टू, रो बाई टू डेंसिटी का एक ऑब्जेक्ट h डेप्थ से छोड़ा गया, तो ये ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा, फिर और नीचे जाएगा, फिर इस तरीके से एक पेरियोडिक मोशन सेटअप होता है, पेरियोडिक मोशन। इस पेरियोडिक मोशन का टाइम पीरियड क्या होगा ये बताना है। तो इसमें एक चीज इग्नोर करते हैं हम लोग कि वो जब वो सरफेस पर आता है तो सरफेस उसको मतलब सरफेस टेंशन की वजह से वो होल्ड करता है, या फिर वो ट्रांजिशन वाला जो टाइम है वो इग्नोर करना है। तो ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन बनता है कि अगर हमने h डेप्थ से किसी बॉडी को रिलीज किया और उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी या लिक्विड की डेंसिटी की आधी है, तो वो कैसा मोशन करेगा, और अगर वो मोशन पीरियोडिक है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। एंड दिस इज नॉट SHM, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता, ये एक पीरियोडिक मोशन होता है, क्योंकि तुम लोग अभी क्या पता पढ़ लिए होगे या पढ़ने वाले होगे, तो दिस इज नॉट SHM, सिंपल हार्मोनिक नहीं है, बट ये पीरियोडिक मोशन है। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तुम देखना ये एक्सेलरेशन जो हमने डिराइव किया है, ये एक्सेलरेशन से तुम्हारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तुम लोग के मॉडल में क्या दिया है इसका आंसर? सर किसका? ये जो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा या वेरिएबल रहेगा उसका? सर हमारे इसमें कांस्टेंट दिया है, पर HC प्रॉब्लम में वेरिएबल दिया है। ऐसा ठीक है, मैं देखता हूँ एक बार SC वर्मा, ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा फिर इसके बारे में। एक लास्ट क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स हैं उतना ही हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनना, समझना और आंसर करना। एक वेइंग स्केल है, और इसके ऊपर एक कंटेनर रखा हुआ है जिसके अंदर वाटर है, वेइंग स्केल की एक रीडिंग है, अभी नहीं, हाँ चलो ठीक है, ये हमारे पास एक वेट है, ये इसका रीडिंग है W1 और इसका रीडिंग है W2। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर हम इस पूरे सेटअप को ऐसा डालें ताकि ये जो वेट है ये पानी के अंदर लटका रहे पूरा पूरा सबमर्ज्ड कंडीशन में, तब कौन सा रीडिंग चेंज होगा, कितना चेंज होगा, ये आपको बताना है। बोलने का मतलब है, मैं तुम लोग को थोड़ा सा यहाँ पर पॉसिबल इसलिए करके दिखाता हूँ, जैसे मान लो इस चीज को हमने लेके यहाँ पर ऐसे डाल दिया, तुम लोग को दिख रहा है अभी सिचुएशन? स्क्रीन पर दिख रहा है Yes, तुम लोग को? तो मतलब ऐसे कर दिए, तो उस समय ये W1 और W2 कैसे अफेक्टेड होंगे? W1 कितने से बढ़ जाएगा या घट जाएगा, W2 कितने से बढ़ जाएगा घट जाएगा, ये पूरा अपने को इस पर कमेंट करना है, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर पहला आप ये सिचुएशन क्वेश्चन फिर से एक और बार। हाँ मैं बता दे रहा हूँ। ये इनिशियली अभी जो सिचुएशन है उसमें एक कंटेनर में पानी भरा हुआ है और वो पूरा कंटेनर के साथ एक वेइंग स्केल पर रखा हुआ है जिसका रीडिंग है W2, और एक वेइंग मशीन में एक मास को लटकाए हुए हैं जिसका रीडिंग है W1। अब हमने क्या किया कि वो जो मास लटका हुआ था उसको पानी के अंदर लटका दिया और ऊपर सीलिंग से भी लटकाए हुए उसको, लाइक दिस। वेइंग स्केल पानी के अंदर नहीं है,
ऐसा मान के चलो सिर्फ बॉडी है पानी के अंदर पूरा, ये सिचुएशन में ला दिए। नाउ अब जो इनकी रीडिंग्स है वो चेंज होंगी। अब इसका रीडिंग, लेट्स इसको मैं R1 बोलूं, इसकी रीडिंग को मैं R2 बोलूं, तो R1 R2 क्या होगा? पहले ये W2 था, अब इनकी रीडिंग्स चेंज होंगी, तो व्हाट विल बी R1, व्हाट विल बी R2? ये सोचना है, यही से नेक्स्ट डे हम स्टार्ट करेंगे। एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का हिंट दे रहा हूं मैं दूसरे क्वेश्चन के थ्रू। मान लो एक बंदा है और वो एक हाथ में बकेट में पानी लिया हुआ है, आधा बकेट, और एक हाथ में एक आयरन बॉल लिया हुआ है और लेके मस्ती से चल रहा है। एक बंदे ने उसको सजेस्ट किया कि तू एक हाथ में पानी लेके चल रहा है और एक हाथ में आयरन बॉल लेके चल रहा है, अगर ये आयरन बॉल को तू पानी में डाल देगा तो ये हल्का हो जाएगा, तो इसको पानी में डाल दे। तो क्या उसका जो आयरन बॉल था, जो उसको अलग से वो हाथ में कैरी कर रहा था, अगर उसको पानी अपने बकेट में डाल देता और डाल दे, तो क्या वो कम वेट कैरी कर रहा है, या उसको फायदा होगा या नुकसान होगा, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ये अभी आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन सुने? क्वेश्चन तुम लोग ने सुना वो वाला? हेलो सर क्या आप एक बार वापस रिपीट कर सकते हो क्वेश्चन? क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एक हाथ में आयरन बॉल और एक हाथ में आधा बकेट पानी कोई लेके बंदा चल रहा है, और किसी ने उसको सजेस्ट किया कि जनरली पानी में कोई चीज को डालते हैं तो उसका वेट कम हो जाता है, वो हल्का हो जाता है। तुम इस आयरन बॉल को बकेट में डाल दो तो तुम्हारा वेट कम हो जाएगा, मतलब कैरी करने का जो वेट है वो कम हो जाएगा। क्या ये सजेशन हेल्प करेगा? वेदर दिस आइडिया इज गोइंग टू रिड्यूस हिज एफर्ट? अगर बॉल को वो बकेट में डाल दिया तो क्या वो उसका एफर्ट कम हो जाएगा, या अभी भी उसको उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा? सर उतना ही लगेगा ना? वाटर तो बाइंड फोर्स लगाता है, लेकिन सर पर जो वो बॉयंट फोर्स के अपोजिंग वो ऑब्जेक्ट की भी रिएक्शन होंगी, और वो नेट नीचे ही आएगा, तो आदमी को नेट ऊपर ही लगाना पड़ेगा फिर से वाटर तो बाइंड फोर्स लगाएगा। सर वाटर बॉयंट फोर्स वो बॉल पे लगाएगा, पर बॉल भी उसके उतना ही इक्वल फोर्स नीचे लगाएगा, रिएक्शन फोर्स। ओके, तो उसके वजह वेरी। से वो सेम ही उठाएंगे। इस क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट यूज करना है, सेम कॉन्सेप्ट इसमें यूज करना है। जो कॉन्सेप्ट अभी मल्हार ने बोला है कि अगर बॉल के ऊपर वाटर बाइंड फोर्स लगा रहा है तो बदले में बॉल भी वाटर के ऊपर एक फोर्स लगाएगा। जब तक हम नदी में तालाब में तैरते हैं तब ये फोर्स को हम काउंट नहीं करते कि हम वाटर पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाटर हमारे ऊपर फोर्स लगाता है, हम भी वाटर के ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो उसको कोई फायदा नहीं होगा। इफेक्टिवली वो पहले भी जितना मास कैरी कर रहा था अभी उतना ही मास कैरी कर रहा है। दिक्कत ये हो गया कि पहले वो 2 हाथ यूज कर रहा था, अब एक ही हाथ यूज कर रहा है, तो उसको और ज्यादा वेट समझ में आएगा, उसके लिए वो फायदेमंद नहीं रहा। एंड दैट इज अ हिंट फॉर दिस क्वेश्चन, रीडिंग में क्या क्या कैसे कैसे चेंज होगा। इस पर मैं डिस्कशन कल करूंगा नेक्स्ट क्लास में। कल, अच्छा नहीं, नेक्स्ट क्लास में कल कुछ एंगेजमेंट है। कल तो तुम लोग का टेस्ट भी है ना, कल पेपर अपलोड कर देंगे। कल तुम लोग का क्लास है क्या? हाँ सर, कल है। कितने बजे? सर वो शायद 4 बजे से ही है।
चेक करना पड़ेगा, मुझे हम्म, एग्जैक्टली पता नहीं। सर मैं सवा देखता हूँ दो तो से तो सवा मैं सवा अर्ली मॉर्निंग पेपर डालता हूँ। जैसे पेपर बन गया है, अर्ली मॉर्निंग डाल देता हूँ अराउंड 8:30 to 9 AM को तुम लोग चेक कर लेना, पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो पहले ही, फिर आके बहुत लेट हो जाएगा। आंसर की अगले दिन डालेंगे, और जो लोग नहीं दे एक्सक्यूज मी पाएंगे सर। कल। हाँ बोलो। सर अगर कल सुबह में नहीं दे पाए तो द नेक्स्ट डे दे सकते हैं क्या? हाँ, नेक्स्ट क्लास के पहले तक कोशिश करो देने का, ठीक है। हम तो पूरा दिन ओपन, वो पेपर तो अपलोडेड ही रहेगा। आंसर की कहोगे तुम दोपहर के बाद, परसों डाल देंगे, परसों दोपहर के बाद। तो लगभग 1.5 दिन का टाइम है तुम लोग के लिए। ठीक है, थैंक यू।